हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव आने वाली है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्टिव आने वाली है तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, यही ना। लेकिन मैंने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा उसके बारे में एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया है, ताकि आप लोगों को क्या हो कि वो क्वेश्चन याद रह जाए। अब मान लेते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को रटोगे तो हो सकता है कि एग्जाम में जाकर के आप लोग भूल जाओगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोगों को मैं हर एक क्वेश्चन के बाद उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, ताकि वो आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि फ्रांस में आतंक का माहौल कब था। तो फ्रांस में जो आतंक का माहौल था वो था 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, मतलब 1789 को। तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये आतंक का माहौल जो था ये क्यों था। तो अफवाह थी कि सम्राट सेना को शहर घुसने और नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब एक अफवाह ये चल रहा था कि सम्राट जो है, उस टाइम का सम्राट कौन था, तो लुई 16 था। ठीक है, लुई 16 जो थे उन्होंने क्या किया है कि जो सेना है वहां का, उसको शहर में घुसने का और लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया है। ये वास्तव में था नहीं, ये बस एक अफवाह था। ठीक है, और इसी के कारण से क्या था कि फ्रांस में आतंक का माहौल बना हुआ था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बास्टिल का किला को कब तोड़ा गया। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को तोड़ा गया था। ठीक है, ये भी 1789, तो इसको इस दिन को तोड़ा गया था। अब जैसे कि बात करते हैं कि ये बास्टिल का किला था क्या किसी के रहने के लिए जगह था? नहीं। तो कह रहा है कि बास्टिल का किला कैदियों को रखने का एक जेल था। बास्टिल का किला जो था वो कैदियों को रखने के लिए एक जेल था, जिससे लोग नफरत करते थे, जिसके कारण लोगों ने उसे तोड़ दिया। ठीक है, आगे जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि लुई 16 फ्रांस का शासक कब बना। तो लुई 16 जो है फ्रांस का शासक बना था 1774 को, मतलब 1774 ईस्वी को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लुई 16 जो थे वो बूर्बो राजवंश का था। किसके था? बूर्बो राजवंश का था। और जब वो फ्रांस का शासक बना तब उनका उम्र सिर्फ 20 वर्ष था। ठीक है, मतलब लुई 16 जब फ्रांस का शासक बनता है उस समय उसका उम्र जो था सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ष था। ठीक है ना। अब यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि लुई 16 का विवाह किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो लुई 16 का जो विवाह हुआ था वो हुआ था मैरी एंटोइनेट के साथ। किसके साथ हुआ था? तो मैरी एंटोइनेट के साथ हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। तो मैरी एंटोइनेट जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, जो कि एक यूरोप का देश है। ठीक है, आगे जैसे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो फ्रांस का राज दरबार को क्या कहा जाता था। ठीक है, फ्रांस का राज दरबार जो था वो एक घर में लगता था। ठीक है, जहां पर राजा का महल था और उसको कहा जाता था वर्साई, या तो फिर कहीं कहीं आप लोगों को वर्सैलिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पर घबराना नहीं है। जो राज दरबार लगता था वो वहां के महल पर ही लगता था, जिसका नाम था वर्साई, या तो फिर उसको कहीं कहीं वर्सैलिस भी लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करें तो कह रहा है कि फ्रांस का मुद्रा क्या था। मतलब फ्रांस का मुद्रा का क्या नाम है। जैसे कि हम लोगों का मुद्रा जो है उसको हम लोग रुपया बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार फ्रांस का जो मुद्रा था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था लिब्रे। ठीक है, लिब्रे कहा जाता था। अब इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़े तो कह रहे कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, जिसे 1794 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फ्रांस के जो मुद्रा थी जिसका नाम था लिब्रे, और उसको कब समाप्त किया गया, तो 1794 ईस्वी को, मतलब 1794 ईस्वी को। ठीक है, समाप्त कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था। तो 18वीं सदी में यदि बात करें तो फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। कितना? 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से पहला था प्रथम स्टेट। अब बोलो कि सर प्रथम स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे, तो प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे। ठीक है, जो चर्च में रहते हैं वो लोग थे।
दूसरा स्टेट में जो थे वो कुलीन लोग आते थे, ठीक है, जो कि रईस लोग होते थे स्पेशली। और यदि तृतीय स्टेट का बात करें तो तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी लोग आते थे, व्यापारी आते थे, वकील, किसान, कारीगर उसके बाद फिर किसान, वैसे 2 बार किसान हो गया, अब बड़े किसान और छोटे किसान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर आते थे, नौकर, ये सब जो थे तृतीय स्टेट में आते थे, ठीक है। और इस तृतीय स्टेट के कारण ही सारा का सारा बोल सकते हो, समस्या नहीं था, मतलब समाधान भी बोल सकते हो या समस्या बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, इसी के कारण हुआ था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 कि चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था। तो चर्च जो था वहां का, वो भी किसानों से एक कर लेता था, एक टैक्स लेता था, और उस टैक्स को कहा जाता था टाइड, ठीक है, टाइड कहा जाता था उस टैक्स को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सरकार मतलब राज्य द्वारा लोगों से भी एक कर लिया जाता था, एक लेता था चर्च, ठीक है, और दूसरा लेता था सरकार, ठीक है, मतलब राजा बोल सकते हो। तो जो सरकार द्वारा टैक्स लिया जाता था उसको बोला जाता था टाइल। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग बात करें तो टाइल जो था जिसको धार्मिक कर भी कहा जाता था, और टाइल जो था उसको प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता था, ठीक है। टाइल जो है उसको धार्मिक कर भी कहा जाता था, और टाइल जो था उसको प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता था। कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का यदि बात करें तो कह रहा है टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये लिखा था जॉन लॉक ने, ठीक है। अब जॉन लॉक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये कौन थे। तो जॉन लॉक जो एक दार्शनिक थे जिन्होंने निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। मतलब जॉन लॉक जो थे वो एक दार्शनिक थे। दार्शनिक किसको कहा जाता है? तो सिंपल बोल सकते हो, दार्शनिक वैसे लोगों को बोला जाता है जो एक जगह से दूसरे जगह या एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उनके बारे में वो जो भी देखते हैं उनको अपनी किताबों में लिखते हैं, ठीक है, उनको दार्शनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम, जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसने किया, ठीक है। तो इसको रचना किया था मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने इसको लिखा था। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि लुई 16 ने स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई, ठीक है। लुई 16 जो थे वो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। तो कब बुलाई थी? तो 5 मई 1789 ईस्वी को, 1789 ईस्वी को बुलाया था। देखिए यहाँ पर लगभग डेट जो है 1789 लगभग वही रहेगा सेम बहुतों में, लेकिन महीना जो है और डेट जो है वो बदलेगा, बस वर्ष जो है वो बदलते रहेगा जगह के अनुसार, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि स्टेट जनरल क्या था। तो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, ठीक है। अब इसको क्यों भेजते थे उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि सरकार तीनों के अनुमति के बिना कर नहीं बढ़ा सकता था, ठीक है। मतलब यदि जो सरकार थे वहाँ का जो सरकार थे उनको यदि टैक्स बढ़ाना होता था तो टैक्स बढ़ाने से पहले क्या करना पड़ता था, जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों स्टेट के जो लोग होते थे उन लोगों को बुलाना पड़ता था, और तीनों स्टेट्स के लोगों को बुलाने के बाद क्या होता था कि उनसे अनुमति लेते थे, या तो फिर बोल सकते हो उनसे विचार करते थे कि टैक्स बढ़ाना चाहिए या नहीं, और उसके बाद फिर जाकर के टैक्स बढ़ाया जाता था, ठीक है। चलिए तो अब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखा था रूसो ने, ठीक है, रूसो। अब रूसो कौन थे? तो रूसो एक दार्शनिक थी, रूसो भी जो थे वो एक दार्शनिक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर यदि बात करें कि तीसरे स्टेट्स ने खुद को कब नेशनल असेंबली घोषित किया। तो तीसरे स्टेट्स ने खुद को 20 जून 1789 ईस्वी को क्या किया कि खुद को तीसरे स्टेट्स जो है नेशनल असेंबली घोषित किया, ठीक है। तो तीसरे स्टेट्स ने कब खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया? तो 20 जून 1789 ईस्वी को। अब इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो तीसरे स्टेट्स ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया जिसका नेतृत्व मिराबियो और आबेसी ने किया, ठीक है। मिराबियो और जो दूसरा थे जिनका नाम था आबेसिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। नेशनल असेंबली ने कब सामंती व्यवस्था उन्मूलन का आदेश पारित किया, ठीक है। सामंती व्यवस्था उन्मूलन मतलब खत्म करने का आदेश जो है कब पारित किया?
तो ये पारित किया था 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। ठीक है, 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था उन्मूलन का आदेश पारित कर सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। ठीक है, साथ ही उन्होंने क्या किया कि जो पादरी वर्ग थे, मतलब चर्च के जो लोग थे, उन लोगों से जो विशेष अधिकार था, उन विशेष अधिकारों को भी छीन लिया। जैसे विशेष अधिकार क्या था कि सबसे पहले तो टैक्स लेना, मतलब पादरी लोग जो थे वो लोग क्या करते थे कि चर्च के नाम पर टैक्स वसूल करते थे, इसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और सामंती व्यवस्था जो थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करें तो कह रहा है कि नेशनल असेंबली ने कब संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो नेशनल असेंबली ने कब संविधान का प्रारूप तैयार किया, तो सन 1791 ईस्वी को। ठीक है, 1791 ईस्वी को। अब इनके बारे में थोड़ा सा बात करें कि इन्होंने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया इसमें क्या था। तो नेशनल असेंबली द्वारा संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य सम्राट के शक्तियों का सीमित करना था। मतलब सम्राट के पास, शासक के पास जितना शक्ति था उसको सीमित करना ही पहला उनका उद्देश्य था। साथ ही उनका और एक काम था कि जो शक्ति है उसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के हाथ में दे देना। मतलब सरकार की शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रह करके 3 अलग अलग संस्थाओं में विभाजित कर देना था इनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 17 बात करें कि फ्रांस में मतदान का अधिकार किसे था। तो फ्रांस में मतदान का अधिकार था कि जिनका उम्र 25 वर्ष था उन लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पर एक्स्ट्रा बात करते हैं कि फ्रांस में जिसका उम्र 25 वर्ष था और 3 दिन का मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। मतलब 3 दिन का मजदूरी जितना होता है, मान लेते हैं 1 दिन का मजदूरी यदि 100 है तो 3 दिन का मजदूरी कितना हो जाएगा, 300। तो ये 300 रुपया यदि कोई कर के रूप में चुका सकता था तो उसको भी मत देने का अधिकार था फ्रांस में। ठीक है, ये नेशनल असेंबली के द्वारा नियम बनाया गया था। साथ ही कह रहा है कि जिन्हें मत देने का अधिकार था उन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। मतलब जिसको मत देने का अधिकार था उन लोगों को सक्रिय नागरिक कहा जाता था, और जिसको मत देने का अधिकार नहीं था उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। और एक बात यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मत देने का अधिकार भी जो था वो सिर्फ पुरुषों को ही था। ठीक है, महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। और इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड वीडियो में बुक का और आधार देखेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छा नहीं लगे तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, लेकिन यदि आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, और मेरा जैसे जैसे मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा मैं वैसे वैसे आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। साथ ही मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिलता रहे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।